हेलो क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में एसिड्स, जिसमें हमने एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज वो डिस्कस कर ली थी। जो कि हमने क्या किया था कि एसिड्स आर जनरली सोर इन टेस्ट, एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज H+ आयंस या कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयंस। फिर नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी की थी, उसको चेक किया था विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। नेक्स्ट हम कह सकते हैं जो फिनोफ्थलीन होता है उस केस जो फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है उस केस में एसिड्स है उसका जो कलर है वो रिमेन कलरलेस रहता है, फिनोफ्थलीन का कलर। और अगर हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या होता है, जब एसिड्स उसमें ऐड किए जाते हैं तो जो कलर है मिथाइल ऑरेंज का वो रेड कन्वर्ट हो जाता है, इजंट इट। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज बात कर ली थी। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स में हम किसकी बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया था पहले भी कि जो एसिड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर के क्या रिलीज करते हैं? H+ आयंस को रिलीज करते हैं। H+ आयंस रिलीज करते हैं या कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयंस को रिलीज करते हैं। इज इट क्लियर? ये बात हमने कर ली थी और इसी बेसिस पे हमने एसिड्स को क्लासिफाई किया था किसमें? स्ट्रॉन्ग एसिड्स में और वीक एसिड्स में। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो कि हम कहते हैं मिनरल एसिड्स जो कोरोसिव होती हैं, उनको स्ट्रॉन्ग क्यों बोला था? क्योंकि वो वाटर में इजीली आयनाइज हो जाती हैं और बहुत रेडिली कंप्लीटली आयनाइज होती हैं। दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जबकि वीक एसिड्स की हम जब बात करते हैं, वीक एसिड्स क्या होती हैं? जो रेडिली आयनाइज नहीं हो पाती हैं और कह सकते हैं कंप्लीटली आयनाइजेशन शो नहीं करती हैं एज पर टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो वो किस कैटेगरी में रखा गया है? हमारा वीक एसिड्स की कैटेगरी, जिसे हम कह सकते हैं नॉन कोरोसिव एसिड्स। इज इट क्लियर? तो हमने क्या किया था, एसिड्स क्या रिलीज करती है? H+ आयंस। ध्यान रखने वाली बात इंपॉर्टेंट क्या है कि एसिड जब तक वाटर अवेलेबल नहीं होगा H+ आयंस रिलीज नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट बात है ये। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो हम सेकेंड प्रॉपर्टी लेते हैं रिएक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। जब हम एसिड्स को मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? हमने प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया और सेकेंड हमारी ये है। जब एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं, एसिड्स जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सॉल्ट्स प्रिपेयर होते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि जब एसिड्स रिएक्ट विद वाटर, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, सॉरी, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, क्योंकि हम मेटल डिस्कस कर रहे हैं तो क्या रिलीज करेंगे? सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस। इज इट? अब यहाँ पे जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जो हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि एसिड हमने HCl लिया हुआ था, जो एक एक्टिविटी की थी फर्स्ट चैप्टर में, अप्रॉक्स 1.3 एक्टिविटी थी, ठीक है। तो HCl हमने एसिड लिया हुआ था और मेटल के केस में हमने जिंक लिया हुआ था। तो हमारे पास बन गया था ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज है, इसलिए हमने किसको सिंबलाइज किया है? अप हेड एरो से, अपवर्ड एरो से, जो हमने रिकॉग्नाइज करवाया इसको। मैंने आपको बता रखा है आप इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव भी बना सकते हैं। जैसे इसमें इसकी स्टेट मेंशन कर दो, एक्वस होना चाहिए HCl क्योंकि डाइल्यूटेड फॉर्म है, जिंक हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, ये हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व होगा, लेकिन हमारे पास कह सकते हैं ये AQ हमने ऐड कर दिया और हाइड्रोजन गैस है तो हमने G मेंशन कर दिया आप, और उसके बाद आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, इजंट इट? ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कर लिया है। नोटिस की बात है कि जो हम एसिड्स लेते हैं, क्योंकि हम एसिड्स मेनली रिएक्शन शो कर रहे हैं तो हम मेजरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स को प्रेफर करते हैं। तो HCl हमारे पास हो गया HCl, H2SO4 या हो सकता है HNO3। ये 3 क्या थी? हमारी मिनरल एसिड्स थी। मिनरल एसिड्स या रॉक एसिड्स कह सकते हैं, जो रॉक में जो मिनरल से फॉर्म्ड होती हैं।
इन सभी केसेस में से सिर्फ हम 2 केसेस HCl और H2SO4 ही हमारे चैप्टर में रीड आउट करेंगे व्हेन वी डिस्कस एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इज इट? तो यहाँ पे क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि जो एसिड है HCl और वो H2SO4 वही मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जबकि अगर हम HNO3 के साथ जिंक को रिएक्ट कराते तो हमारे पास H2 नहीं मिलता, H2O मतलब वाटर मिलता, और HNO3 अपने आप में खुद में डिसोसिएट हो जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, जैसे NO2, N2O, NO, इन फॉर्म्स में अपने आप को डिसोसिएट कर लेता। ये रीज़न है इसका कि HNO3 के साथ ऐसा क्यों होता है, बिकॉज HNO3 अपने आप में बहुत ज़्यादा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण क्या है, H2 जो रिलीज हो रहा है इस H2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और एंड प्रोडक्ट हमारा H2 ना होकर के H2O अवेलेबल होता है। इज इट? तो हम एसिड्स में मेजरली कौन सी एसिड्स बात करेंगे, HCl और H2SO4। इजंट इट क्लास? हम इसका एक एग्जाम्पल ये लिया है HCl वाला, ये HCl वाला जिंक के साथ। हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लो हमारे पास एक H2SO4 ऐड करके देख लो। H2SO4 जो हम लेंगे एक्वस, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, एक्वस मतलब डाइल्यूटेड लेंगे इसका। तो जब H2SO4 यूज़ कर रहे हैं और मेटल मान लो वही जिंक ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या अवेलेबल हो जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, और क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इज इट क्लियर? मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं तो वही बात आ रही है, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा और जितनी भी रिएक्शंस आपके पास अवेलेबल हो हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हो आयरन की रिएक्शन H2SO4 से करके देख लो, H2SO4 एक्वस, और हम रिएक्शन के लिए क्या ले रहे हैं, आयरन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमें पता है सॉल्ट है, FeSO4 बन जाएगा, दिख रहा है Fe और ये SO4, और क्या रिलीज होगा, H प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज अप होगी। इट मीन्स आप कितने भी एग्जाम्पल फॉरवर्ड करो, एक और एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे हमारे पास है HCl है, वो मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है, एक्वस लेना है, स्टेट्स मेंशन करोगे और बैलेंसिंग करोगे, आपको मैंने बैलेंसिंग सिखा रखी है। इज इट? अब यहाँ पे मैग्नीशियम और क्लोरीन है, तो हमारे पास क्या सॉल्ट बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन। मीन्स आप नंबर ऑफ रिएक्शंस को इसमें फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई भी रिएक्शन आप किसी भी मेटल से रिएक्ट करा सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात कि हमें एक एक्टिविटी दी गई है। मान लो कि हमारे पास एक एक्टिविटी जिसमें हमने क्या बनाया है, एक बीकर में है हमारे पास एसिड, और उसके अंदर हमने डाल दिया कोई भी मेटल। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्टिविटी में लिया था, हमने HCl लिया था, और यहाँ पे हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए थे। तो उस केस में हमने क्या किया, यहाँ पे कॉर्क लगा दी, कॉर्क के थ्रू यहाँ हमने डिलीवरी ट्यूब को सप्लाई किया, ये डिलीवरी ट्यूब है, ठीक है। अब इस केस में हमने क्या किया, यहाँ पे क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। अभी चेक करना है, हमें कैसे पता है कि ये गैस हाइड्रोजन गैस ही है, इसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर होगी जिसके कारण हमें डिटेक्ट अप कर सकते हैं कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। तो उसके लिए हमने जो डिलीवरी ट्यूब है, डायग्राम बहुत क्लियरली बनाना, मेरे तो थोड़े रफ हैं। हम उस डिलीवरी ट्यूब का जो एक माउथ है उसको एक सोप सोल्यूशन वाले उसमें डिप कर लेंगे। ध्यान रखना, जो डिलीवरी ट्यूब का माउथ है वो डिप होना चाहिए सोप सोल्यूशन में। सोप सोल्यूशन हम इसलिए लेते हैं, इजी बबल फॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो जाती है। जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो बबल्स फॉर्मेशन होंगी, और बबल्स है इस डिलीवरी ट्यूब से, क्योंकि कॉम्पैक्ट है, पैक्ड है कॉर्क से, तो वो गैस रिलीज होके कहाँ जाएगी, इस सोप सोल्यूशन में। सोप सोल्यूशन जाएगा तो क्या बनेगा, बबल्स बनेंगे। अब हमें चेक करना है कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन गैस है ये हाइड्रोजन गैस ही है, या कह सकते हैं ये गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। उसको चेक करने का तरीका क्या है, अब हम एक बर्निंग मैचस्टिक लेके आ सकते हैं, बर्निंग मैचस्टिक या बर्निंग कैंडल कुछ भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, जो बर्न कर रही है। उस बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में जब ये बबल्स आते हैं तो वो क्या होता है, एक्सप्लोजन से कैच फायर करता है। जैसे मान लो, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज हाईली एक्सप्लोजिव, इज इट, तो गैस इमीडिएटली कैचेस फायर। ये जो गैस है ये इमीडिएटली क्या करेगी, आग पकड़ेगी और मोर ब्राइटली बर्न करेगी और पॉप साउंड रिलीज करेगी। पॉप साउंड, पट पट की साउंड जो होती है, दैट इज पॉप साउंड, क्योंकि एक एक बबल है इसको। अब ये जो बबल है, क्योंकि एक्सप्लोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, कैच फायर करेगा इजीली और इमीडिएटली,
तो क्या होगा, इसके एक्सप्लोजन से कभी कभी ये जो फ्लेम है ये क्या हो जाती है, ब्लो ऑफ हो जाती है। इट मीन्स क्या है कि जो फ्लेम है वो ब्लो ऑफ किस रीजन से हुई, बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन। ये नहीं कि ये जो गैस है ये उसको एक्सटिंग्विश कर रही है, नहीं, गैस एक्सटिंग्विश किस रीजन से कर रही है कि जो एक्सप्लोजन हो रहा है उस एक्सप्लोजन से क्या है, वो कैंडल है वो ब्लो ऑफ हो रही है, बुझ रही है। इज इट क्लियर? तो हमने किसका टेस्ट देख लिया, हाइड्रोजन गैस का। अब यही गैस जो पॉप साउंड से रिलीज हो रही, बर्न हो रही है, बर्न विद पॉप साउंड, और वो गैस हमेशा कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको वन वर्ड क्वेश्चन भी आता, नेम द गैस विच बर्न विद पॉप साउंड, एंड दैट इज हाइड्रोजन गैस। इज इट क्लियर क्लास? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की हमारी। और थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन शो करना है। अब नोटिस करना, जो कोई भी एसिड जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करती है तो हमारे पास बनता है सॉल्ट एंड वाटर। ये चीज आप याद करोगे। मींस जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। आप नोटिस करो, ये अपने आप में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं, मींस एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। इट मीन्स हमारे पास एसिड ये है, इट मीन्स हमारे पास सॉल्ट और वाटर अवेलेबल हो रहा है। इट मीन मेटल ऑक्साइड कैसे बिहेव कर रहा होगा यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड्स बिहेव लाइक अ बेस। इट मीन्स जो मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, वो होता है बेसिक। इट मीन्स हम कह सकते हैं मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स का कैसा नेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बच्चे आपको ध्यान रखना है। मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक। अब पहले बात कर लेते हैं मेटल ऑक्साइड्स की। कुछ मेटल ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास मेटल ऑक्साइड का एग्जाम्पल हो सकता है, मेटल है तो कैल्शियम और ऑक्साइड, कैल्शियम इज अ मेटल और ऑक्सीजन इज इट। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं सोडियम ऑक्साइड, सोडियम इज अ मेटल एंड अकॉर्डिंग टू वैलेंसी ऑक्सीजन। आपको वैलेंसीज याद होंगे, 9th क्लास में आपने वैलेंसी से फॉर्मूले बनाने सीखे होंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटल ऑक्साइड, एक एग्जांपल MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट अगर हम मेटल ऑक्साइड की बात करें K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, मेटल ऑक्साइड। मीन्स अगर हमें एसिड से रिएक्ट कराना है मेटल ऑक्साइड्स, तो हमारे पास क्या अवेलेबल होगा, सॉल्ट एंड वाटर। इज इट क्लियर? अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से लेकर ट्राई करते हैं। एसिड हम ले लेते हैं, मान लो HCl, रिएक्ट, वही एक्वस लेना बच्चों, एसिड लिया, मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं। मेटल ऑक्साइड मान लो हम ले लेते हैं यही कैल्शियम प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारे पास क्या है, सॉल्ट और वाटर बनना चाहिए। सॉल्ट हमारे पास कैल्शियम और क्लोराइड का बन सकता है, कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट बन सकता है, और वाटर हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। इज इट? इट मीन्स हमें क्लियर है कि HCl एसिड, मेटल ऑक्साइड CaO, और सॉल्ट बनेगा कैल्शियम क्लोराइड का, और बनेगा वाटर। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं इस केस के लिए, जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एसिड आप चेंज कर लो, मैं एसिड हम ले लेते हैं यहाँ पे H2SO4, ठीक है, मिनरल एसिड्स हम यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास बन जाएगा सॉल्ट, क्या, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा। और क्या बनेगा, हाइड्रोजन जो है सॉरी ये वाटर बन जाएगा H2O। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास हमने एक एसिड ले लिया HCl, एक एसिड ले लिया हमने H2SO4। अब हम तीसरा मिनरल एसिड भी ले सकते हैं, जो हमारा क्या हो सकता है, HNO3, ठीक है। तो उसकी रिएक्शन हम किससे ले लें, मान लो हम कर ले मेटल ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से, तो उसमें क्या बनेगा, Ca, अब सॉल्ट बनाना तो कैल्शियम और नाइट्रेट है,
अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हम क्या कर सकते हैं, NO3 का होल ट्वाइस हो सकता है, ठीक है, कैल्शियम का नाइट्रेट सॉल्ट बन जाएगा और प्लस हमारे पास वाटर बन जाएगा। मीन्स अगर आपको वैलेंसीज याद हो और ये फॉर्मेट याद हो कि भाई एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, आप इजीली क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट करा सकते हो कि हमारा क्या सॉल्ट होगा रिएक्शन में, इज इट। तो यहाँ पे कैल्शियम है और नाइट्रेट है, तो कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्ट हो गया हमारा, और उसके बाद हमारा क्या बन गया, वाटर बन गया। इज इट क्लियर क्लास। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल की फॉर्म में देखें, एक ध्यान देना बच्चों, मान लो हमारे पास से एक एक्टिविटी है, व्हाट हैपन व्हेन ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड है, कह सकते हो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड react with HCl, reacts with HCl या कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एसिडियत मीन्स हम मान लो हमारे पास क्या होगा कि अब हमें पता होना चाहिए कॉपर ऑक्साइड कैसा कलर का होता है, ब्लैक। CuO कैसा कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, और पाउडर फॉर्म में होता है, इट मीन सॉलिड है हमारे पास ये। जब ये रिएक्ट करेगा HCl से तो हमारे पास सॉल्ट जो ब्लैक कलर सब्सटेंस है जब HCl में डिसॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो ब्लूइश ग्रीन अवेलेबल हो जाएगा, मतलब हमारे पास सॉल्ट हो जाएगा कॉपर और क्लोराइड का CuCl2 और वाटर बन जाएगा। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। क्वेश्चन ये आता है कि कलर कैसा हो गया इसका ब्लूइश ब्लैक हो गया, सॉरी ब्लूइश ग्रीन हो गया। किसका, ये हमारे पास कॉपर क्लोराइड का। नोटिस करो पहले ब्लैक, ये क्या था, ब्लैक कलर सब्सटेंस था सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में कॉपर ऑक्साइड। जब उसको हमने एसिड से रिएक्ट कराया तो हमारे पास एक सोल्यूशन बन गया, सॉल्ट सोल्यूशन। ये सोल्यूशन होगा एक्वस, क्योंकि सॉल्ट्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर बच्चे, एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन का कलर क्या होगा, वो ब्लूइश ग्रीन होगा और फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, H2 होगा। इज इट क्लियर। इसको हम टेस्ट ट्यूब की फॉर्म में भी बना सकते हैं, एक्टिविटी है तो बना भी सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसके अंदर पाउडर फॉर्म है किसका, CuO का। देखो यहाँ मैं दोबारा बताती हूँ, शायद ये हिल गया है ये बोर्ड। देखो कॉपर ऑक्साइड है, ब्लैक कलर का पाउडर था, उसमें एसिड जब डाला तो एसिड डालने से कलर क्या हो गया, ब्लूइश ग्रीन हो गया। और एक्वस, क्योंकि सॉल्ट है ये तो सॉल्ट एक्वस है, और एक्वस सोल्यूशन का कलर क्या है, ब्लूइश ग्रीन हो गया, प्लस वाटर। मीन्स एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है यहाँ पे। इसको हम एक्टिविटी की फॉर्म में भी दे सकते हैं। जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कॉपर ऑक्साइड लिया, कॉपर ऑक्साइड के बाद हमने क्या किया, एक और टेस्ट ट्यूब ली जिसमें क्या फिल है, HCl लिक्विड फॉर्म में, और जो हमने इसको टच करके ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, HCl यहाँ पे फिल्ड है, HCl फिल्ड है, इसको जो हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप इस पे डाला तो इसका सोल्यूशन का कलर क्या हो गया, सोल्यूशन का कलर कैसा हो गया, ग्रीनिश ब्लू। इट मीन्स हम रिएक्शन करके ये एक्टिविटी से भी फाइंड आउट करा सकते हैं कि व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट इज कॉपर क्लोराइड। इज इट क्लियर। तो हमने एक और रिएक्शन पढ़ी जिसमें हमने किसकी बात की, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मीन्स प्रॉपर्टी पढ़ी मेटल्स की, सॉरी प्रॉपर्टी पढ़ी एसिड्स के किसके साथ, मेटल ऑक्साइड्स के, थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स। मीन्स मेटल कार्बोनेट्स या कह सकते हैं मेटल हाइड्रोजन, या कह सकते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, या कह सकते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। नोटिस करो जो हमें पहले पता होना चाहिए, मैं दोबारा बोल रही हूँ, हम फोर्थ प्रॉपर्टी कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, या कह सकते हैं मेटल कार्बोनेट्स, ये मेटल, ये कार्बोनेट्स इसका हाफ यहाँ, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स।
मेटल कार्बोनेट्स की जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जैसे हो गया मेटल जैसे सोडियम और कार्बोनेट्स हैं तो Na2CO3 हो सकता है मेटल कार्बोनेट, या हम कह सकते हैं NaHCO3 जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है। हमने मेटल कार्बोनेट भी ले लिया, एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम और मेटल कार्बोनेट्स की फॉर्म की बात करें तो हमारे पास हो सकता है कैल्शियम का भी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इज इट? नेक्स्ट हमारा हो सकता है अगर हम पोटेशियम की बात करें तो हमारे पास हो सकता है पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कुछ भी हो सकता है मेटल के कार्बोनेट्स हो। अगर हम इनके रिएक्शंस की फॉरवर्ड की बात करें तो हम अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल बोला कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये भी और एक एग्जांपल हो सकता है मेटल कार्बोनेट का, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल है। अब इनकी रिएक्शंस हम करके देखते हैं किसके साथ, एसिड्स के साथ, कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये मेटल कार्बोनेट है अकॉर्डिंग टू वैलेंसी 2, क्लियर, 9th क्लास में आप क्लियर कर चुके हैं इनकी। नेक्स्ट है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसिड्स की रिएक्शन। जब एसिड्स की रिएक्शन की बात करते हैं, मान लो हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं जिसमें HCl से रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, Na2CO3 के साथ। ध्यान रखना सोडियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड है, HCl अपने पास एक्वस होगा, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए। अच्छा, इसका फॉर्मेट देख लीजिए पहले एक बार, जब भी, एक मिनट, इसको करने से पहले इसका फॉर्मेट देखो कि जब एसिड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं किससे, मेटल कार्बोनेट्स के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो बनेगा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इज इट क्लियर? मीन्स आपको पता होना चाहिए जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो हमारे पास जो अवेलेबल सब्सटेंसेस होंगे रिएक्शन के बाद वो होंगे सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर? अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं वही ऊपर लिखा था जो HCl और मेटल कार्बोनेट कर रहे हैं हम पहले, तो हम ले लेते हैं Na2CO3। इज इट? अब हमारे पास पता है सॉल्ट और वाटर बनेगा, तो हम पहले देखो, हमें पता है ये मेटल कार्बोनेट और ये एसिड है, ठीक है, तो हमारे पास H2O और CO2 तो बनना ही बनना है, ठीक है। अब हम इसका सॉल्ट देख लेते हैं क्या बनेगा। सॉल्ट हमारे पास क्या है, Na यहाँ पे मेटल है और क्लोरीन यहाँ पे नॉन मेटल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NaCl एक्वस बोलेंगे, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा रिएक्शन इजीली हमने बना रहे हैं। कैसे? जब हमें ये याद होगा कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। नेक्स्ट अगर हम और देखें एक और एग्जांपल, अब जैसे हमने एसिड के रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से की है, हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी करके देख लेते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो गया, NaHCO3 ले लिया हमने, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, पहले हमारा सिर्फ कार्बोनेट था, तो उस केस में हमने क्या करेंगे, हमें पता है वही बात होनी है, क्या होगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा और सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि एक्वस होगा। इसमें डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ बैलेंसिंग में थोड़ा डिफरेंस आएगा, हम बैलेंसिंग करें तो, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग आप कर लेना क्योंकि बैलेंसिंग मैंने हमको सिखा रखी है। अभी जर्नल हमें सिंपल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट। इज इट क्लियर? अभी तो हमने सोडियम के जो मेटल्स लिए हैं, अगर हम मेटल्स चेंज कर दें, मान लो हमारे पास सॉल्ट हो जाए कैल्शियम का, सॉरी ये कार्बोनेट हो जाए कैल्शियम का, तो एक और एग्जाम्पल देखो, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मान लो हमारे पास है ये पहले एसिड ले लो HCl ले लो, HCl के बाद हम ले लेंगे जो हमारा मेटल कार्बोनेट है, मान लो CaCO3, ठीक है। तो हमें पता है क्या रिलीज होगा, H2O और CO2 तो रिलीज होना ही होना है, और सॉल्ट क्या बन जाएगा, Ca और Cl दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, CaCl2 सॉल्ट बन जाएगा। और सॉल्ट किस फॉर्म में बनेगा, एक्वस फॉर्म में बनेगा। सॉल्ट किस फॉर्म में अवेलेबल होगा, एक्वस फॉर्म में बनेगा।
इज इट क्लियर क्लास? अब नोटिस करो, मान लो हमारे पास जरूरी नहीं कि हम एसिड HCl ही ले, हम दूसरा कोई एसिड ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल मान लो HCl से रिएक्शन हम करके दिखा रहे थे, अब हम लेते हैं H2SO4 सल्फ हाइड्रोजन, या कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके देखते हैं। तो हमारे पास मान लो हमने ले लिया हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या मेटल बाइकार्बोनेट बोले, बात सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कौन सा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या सोडियम बाइकार्बोनेट बोले, बात सेम रहेगी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको प्रोनाउंस करो या सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोनाउंस करो, बात सेम रहेगी। तो अब यहाँ पे भी हम बात कर लेते हैं, वही CO2 और H2O तो बनेगा ही बनेगा। सॉल्ट डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्ट सोडियम का बनेगा सल्फेट में, इट मीन्स बन जाएगा Na2SO4। सॉल्ट है तो एक्वस अवेलेबल होगा ही होगा। इज इट क्लियर? मीन्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, ऑल्सो कॉल्ड मेटल बाइकार्बोनेट्स। मीन्स हमने यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, मीन्स मेटल बाइकार्बोनेट उसको फॉरवर्ड किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मान लो हमारे पास है कि जैसे हमने पिछले वाली रिएक्शन में चेक किया था, किसको चेक किया था, हाइड्रोजन गैस को, कि वो हाइड्रोजन गैस ही है, कि जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस है। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन गैस को चेक कर लिया, तो हमने बता दिया, कंफर्म कर दिया कि वो हाइड्रोजन गैस है व्हेन इट बर्न विद पॉप साउंड। बट अब हमें भी चेक करना है कि जो यहाँ पे गैस रिलीज है, क्योंकि गैस रिलीज है तो हम एरो हेड ऊपर करेंगे सभी में, ये अप्लाई करोगे आप, जो हम फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं। गैस रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो ओवरहेड करोगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब इसको भी चेक करना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। ठीक है, तो अब इसको हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट जो रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने कंबाइन करके किसको कंबाइन करके, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करा के कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड बनाया था, जो वो कैसा सॉल्यूशन था हमारा, जो कि व्हाइट वॉशिंग में काम आ रहा था। ठीक है, तो अब हम उसी में लाइम वाटर यूज करेंगे चेक करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को, जो ठीक है। तो इसको मान लो चेक कर रहे हैं, चेक के लिए किसको चेक करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हम पास करेंगे लाइम वाटर में। लाइम वाटर क्या था, CaOH का होल ट्वाइस, वो भी फ्रेशली होना चाहिए बच्चे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए CaOH का होल ट्वाइस। इसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, जो हम कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर से रिएक्शन करा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा स्लेक लाइम है बनाते हैं, उसको हम क्या करेंगे, ओवरनाइट स्टेबल रखेंगे। ओवरनाइट स्टेबल रखने के बाद जो जितना भी उसका सॉलिड पार्ट है वो सेडिमेंट हो जाएगा, और ऊपर वाला पार्ट नेक्स्ट डे हम डिकेंट कर लेंगे। फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसलिए होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया तरीका कि भाई हम उसको बनाएं कैसे। जो अगर हम ये कहते हैं लाइम वाटर क्या होता है, अपने आप में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन है उसको हम सेडिमेंट करके और उसके बाद डिकेंटेशन करके जो ऊपर का वाटरी सोल्यूशन है उसको अवेलेबल कराते हैं, वो हमारा लाइम वाटर होता है। ठीक है, तो वो क्या लाता है, लाइम वाटर। अब लाइम वाटर को क्या करना है, ये मैंने आपको बोला फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। फ्रेशली प्रिपेयर्ड का मतलब है कि वो रिसेंट बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो पुराना होगा तो वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर चुका होगा, तो उसका कलर पहले जो है वो चेंज हो चुका होगा, तो वो कंप्लीट टेस्ट शो नहीं करेगा। इसीलिए जब भी हम लाइम वाटर की बात करते हैं फॉर कार्बन डाइऑक्साइड चेक, द लाइम वाटर शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, द लाइम वाटर शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ठीक है, और प्रिपेयर करने का तरीका दोबारा बोल रही हूं मैं, हम क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और उसको हम क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ओवरनाइट सेडिमेंट कराएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे उसका जो अपर पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, उसको हम डिकेंट कर लेंगे। जो अपर पार्ट डिकेंट किया वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइम वाटर। और फ्रेशली प्रिपेयर्ड है तो उसको हम इजीली यूज कर सकते हैं फॉर चेकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन फॉरवर्ड करेंगे फॉर चेकिंग ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन क्या होगी। लाइम वाटर हमारे पास क्या हो गया, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है,
उस पे हमने क्या पास करानी है, कार्बन डाइऑक्साइड पास करानी है। कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CaCO3 मीन्स इसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन मीन्स ये बन जाएगा व्हाइट पीपीटी का, और यहाँ पे हमारा बन गया H2O। इट मीन्स क्या हो गया कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, व्हाइट पीपीटी बन रहा है मीन्स लाइम वाटर when carbon dioxide pass over lime water, the lime water turn milky. Is it clear? तो ये क्या टेस्ट शो करता है कि द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कि कौन सी गैस है वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर हम इसको एक एक्टिविटी से करते हैं, मान लो जो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या है, लाइम वाटर है, CaOH का होल ट्वाइस है, और इसमें हमने इसके माउथ को कॉर्क से कवर कर दिया, ठीक है। और इसको अच्छा, इसमें तो रिएक्शन करा रहे हैं हम, पीछे वाली फर्स्ट रिएक्शन लेंगे। या मान लो इसमें हम किसी दूसरी, अब हमने क्या ले ली, लाइम वाटर ले लिया। अब क्या करना है, एक दूसरी ट्यूब जिसमें वो रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ ले लीजिए वो ट्यूब, रिएक्शन करवा रहे हैं, उसकी डिलीवरी ट्यूब इसमें एंटर कराएंगे। कौन सी रिएक्शन, जब हम क्या कर रहे थे, कोई भी एसिड जब मेटल कार्बन से रिएक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे हमने एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था, तो यहाँ पे गैस कौन सी रिलीज हो रही थी, वो टेस्ट करनी थी, याद आ रहा है, ये हमारी रिएक्शन थी। इसमें क्या है, एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस चेक करनी है कि है या नहीं है। तो यहाँ से इसकी जो गैस है इसको किस में पास कराएंगे, लाइम वाटर में, मीन्स लाइम वाटर में पास कराएंगे। तो देखेंगे जब ये गैस इसमें पास आउट होगी तो लाइम वाटर है वो मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न मिल्की। इज इट क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगी ना, वो ब्रिक्स एफरवेंसेस के साथ प्रोड्यूस होगी। ब्रिक्स एफरवेंसेस का मतलब जैसी वो साउंड जो जैसे हमें कोक वगैरह की बोतल जब हम ओपन करते हैं तो विज साउंड निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो विजिंग साउंड से, एफरवेंसेस साउंड से गैस निकलेगी। तो वो पहला टेस्ट हो गया यही कि वो एफरवेंसेस के साथ प्रोड्यूस होगी, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड चेक कर रहे हैं, तो चेक करने के लिए हमने किसमें पास किया, लाइम वाटर में, ठीक है। लाइम वाटर में पास किया तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, व्हाइट, लाइम वाटर टर्न मिल्की, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए, व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड एक्सेस, क्या होगा जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे। जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे बच्चे, तो रिएक्शन, ये जो सोल्यूशन है फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैसा हो गया था, मिल्की हो गया था व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड ओवर कैल्शियम ओवर लाइम वाटर, तो मिल्की कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब कंटिन्यूअस पास करेंगे तो अगेन ये क्या हो जाएगा, कलरलेस, द सोल्यूशन बिकेम अगेन कलरलेस। ये अगर हम कंटिन्यूअस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, जो पहले मिल्की कन्वर्ट होगा, मिल्की कन्वर्ट होने के बाद वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इसकी भी हमारे पास इक्वेशन है, जैसे मान लो अब हमारे पास क्या हो गया, यहां तक की इक्वेशन फॉरवर्ड हो गई जब वो क्या हो गया, मिल्की कन्वर्ट हुआ। अब हम इसी में रिएक्शन आगे फॉरवर्ड करेंगे तो हमारे पास हो गया वही CaCO3 प्लस H2O जो यहां से अवेलेबल हुआ है हमें। फिर हम उसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि कैसा होगा, सॉल्युबल होगा, और वापस से वो सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो पहले ये इनसॉल्युबल, व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल था, अब वो उसी में जब हमने कंटिन्यूअस गैस पास की, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मेशन हो गया जो सॉल्युबल हो गया। तो उसका कलर कैसा हो गया, कलरलेस। इज इट क्लियर? तो हम बता सकते हैं कि ये जो चेक हो रहा है, किसको चेक कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को। इजंट इट क्लास? नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट्स की एक जनरल चीजेस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके जनरल फॉर्म हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, लाइमस्टोन की फॉर्म में, चॉक की फॉर्म में, मार्बल की फॉर्म में। इजंट इट? मीन्स ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसके जो जर्नली जो फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं वो कौन से, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं एसिड्स की रिएक्शन किसके साथ, एसिड्स की रिएक्शन बेसिस के साथ, जो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी। तो हम कितनी प्रॉपर्टी, शायद 4 प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, हाँ 4 कर चुके हैं, 5th प्रॉपर्टी एसिड्स के साथ कर रहे हैं। और वो 5th प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस।
हमें पता है बच्चे, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। ये हम सबको पता है, ठीक है। अब सॉल्ट और वाटर बन रहा है, इट मीन्स क्या, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं HCl एसिड के लिए, और बेस के लिए मान लो हमारे पास NaOH ले लेते हैं। तो हमारे पास जब HCl NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, NaCl और वाटर, ठीक है। मीन्स एसिड्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस हम पढ़ रहे हैं। हमने कौन सी प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस। तो इस केस में जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होगी। तो एसिड हमने एग्जांपल के लिए इक्वेशन ले ली है HCl, और बेस कौन सा ले लिया है, NaOH। हमारे पास सॉल्ट बन गया NaCl और H2O वाटर। अब नोटिस करना बच्चे कि हमारे जो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे ना, हम कह सकते हैं कि जो एसिड है वो मोनोबेसिक है, कह सकते हैं डाई बेसिक है, कह सकते हैं ट्राई बेसिक है। ये थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के दे रही हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान देना। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, इंपॉर्टेंट है ये बेटा थोड़ा, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स present in an acid which it can release when dissolved in water, which dissolved in water or in aqueous solution। ये बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे मान लो हमारे पास है, जैसे कि एक एसिड है, उसके अंदर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का मतलब जैसे मान लो हमारे पास HCl है, अब यहाँ पे H2SO4 है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे H3PO4 है। तो इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो इट मीन्स ये जो एसिड है ये कह सकते हैं मोनो बेसिक है, मोनोबेसिक। नेक्स्ट हम कह सकते हैं डिपेंडिंग, जैसे हम मान लो कि इसमें 2 हो गया तो ये हो गया आपका डाइबेसिक, ठीक है। ये हो गया ट्राइबेसिक, ये हो गया ट्राइबेसिक। इट मीन्स एसिड हैव बीन क्लासिफाइड एज मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक depending upon the number of replaceable hydrogen present in the acid, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम कितने रिप्लेस होंगे एसिड्स के अंदर, जो जब हम बेसिस से रिएक्ट करेंगे तो वो मोनोबेसिक, ड्राइबेसिक और ट्राइबेसिक रह जाएगा। उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक जैसे HCl का भी एक एग्जांपल हमने पीछे डिस्कस किया था NaOH के साथ। तो यहाँ पे दोनों में एक्वस लेना बच्चे, तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बन रहा है, ठीक है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, जैसे H2SO4 एग्जाम्पल हो गया, H2SO4 ही भी एक्वस लेना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल NaOH बेस का, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा देखो, अब यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे ये कैसा हो गया, डाइबेसिक। तो नोटिस करो यहाँ पे Na2SO4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे H2O, फिर बैलेंस अप करते रहना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं H3PO4 की, यहाँ पे हम बात करें, मान लो हम NaOH वगैरह ले तो KOH ले ले अब की बार, ये भी तो अपने आप में बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये भी एक्वस लेंगे, ये भी एक्वस लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राई बेसिक है, ये ट्राई बेसिक की फॉर्म में क्या अवेलेबल हो रहा है कि इसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो यहाँ पे हो जाएगा K3PO4। सॉल्ट्स हैं, क्योंकि सॉल्ट्स है तो एक्वस रहेगा बच्चे, ध्यान रखना, सॉल्ट्स है तो क्या रहेगा, एक्वस रहेगा, और प्लस वाटर, और इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो। मीन्स हमारे पास क्या हो गया, जब भी कोई एसिड, हम कब कह सकते हैं वो मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है, मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो हम उसको किस टर्म से, तो ये कहलाता है बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स। इट इज कॉल्ड
basicity of acids. Basicity of acids means number of replaceable hydrogen present in them. That's why they are called monobasic, dibasic and tribasic. Is it clear? नेक्स्ट अगर हम अब लास्ट टॉपिक बात करते हैं, एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो अब कर लेते हैं यूजेस ऑफ एसिड्स. एसिड्स के क्या क्या यूजेस है? एसिड्स के यूजेस जैसे बेटा हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की. सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स. ठीक है, तो मीन्स अगर हम H2SO4 की बात कर रहे थे, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ fertilizers, use in manufacturing of explosives बनाने में, स्टोरेज बैटरीज में, और हम कह सकते हैं पेंट्स फॉर्मेशन में, या हम कह सकते हैं डाइज बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, ये बनाने में काम में आ सकता है. फिर ठीक है, अब नोटिस करो जो सिर्फ आपका ये हो गया जैसे नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिस इन्हें क्या कहते हैं हम? किंग्स ऑफ एसिड. H2SO4, आपका HCl, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, दीज आर ऑल कॉल्ड किंग्स ऑफ केमिकल और किंग्स ऑफ एसिड्स कह सकते हैं. ठीक है, दीज ऑल कॉल्ड किंग्स ऑफ केमिकल्स. नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल H2SO4 का हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल हम बात करें HCl का. HCl का यूज कहाँ होगा? इट इज मैन्युफैक्चरिंग फॉर द क्लोराइड्स की फॉर्मेशन में, जैसे क्लोराइड सॉल्ट हम बनाते हैं. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जैसे हम कह सकते हैं मेडिसिन्स में, या कह सकते हैं इन क्लींजिंग एजेंट्स में, जैसे जो मेटल का सरफेस क्लीन करते हैं उसमें मेटल क्लीनर्स की फॉर्म में कह सकते हैं, मेटल क्लीनर्स की फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, मतलब यूज कर सकते हैं HCl को. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें HCl ऑल्सो यूज इन एक्वारीजिया. मैं पीछे टर्न कर रही हूँ पेज, फिर डिस्कस करेंगे. जो हमारा HCl है, HCl का यूज डिस्कस कर रहे हैं ना, तो HCl हमें यूज हो सकता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्वारीजिया फॉर्मेशन में. एक्वारीजिया क्या होता है कि जब हम HCl को ऐड करते हैं 3 पार्ट्स में और 1 पार्ट HNO3 के साथ, मीन्स 3 पार्ट एज पर वॉल्यूम, 3 पार्ट किसका? HCl का, और 1 पार्ट किसका? HNO3 का. 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 जब हम एज पर वॉल्यूम लेते हो तो हमारे पास क्या बनता है? एक्वारीजिया. ये इतना स्ट्रांग होता है कि अल्टीमेटली जो नोबल मेटल्स है जैसे गोल्ड और प्लैटिनम को इजीली डिसॉल्व कर लेता है. जो यूज करते हैं ना, जो सुनार वगैरह होते हैं, कैसे गली गली जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं घूमते हैं कि भाई हमारी चांदी साफ करा ले, सोना मतलब सोने के जो ज्वेलरीज उसको क्लीन करा लो, तो अल्टीमेटली वो क्या होता है? एक्वारीजिया ही होता है, जिसमें 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 होता है. उसमें जैसे ही वो गोल्ड को डिप करते हैं, गोल्ड ज्वेलरी को, तो वो क्लीन हो जाती है और उसका कुछ मेटल जो है वो डिजोल्व भी हो जाता है, क्योंकि दीज आर स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जिसका एग्जाम्पल अब हम यूज कर लेते हैं HNO3 का. HNO3 का यूज एसिड्स की बात कर रहे हैं ना हम, तो HNO3 का एक यूज तो हो गया. HNO3 का यूज किसमें? एक्वारीजिया बनाने में फर्स्ट हो सकता है. सेकंड यूज हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आपका डायनामाइट्स फॉर्मेशन में, एक्सप्लोजिव फॉर्म में. नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा TNT फॉर्मेशन में. नेक्स्ट हमारा बात करें पिक्रिक एसिड में. ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास अवेलेबल होते हैं. HNO3, HCl और आपका H2SO4 यूज होते हैं. इज इट क्लियर? तो आप एक बार डिस्कस कर लेना, चैप्टर को रीड थोरोली कर लेना. चैप्टर रीड करने के बाद नोट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना. मैं आपको PDF अवेलेबल कराऊंगी, वो PDF आप फेयर में राइट डाउन कर लेना. इज इट क्लियर? अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, आप मुझे पर्सनली फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी टॉपिक. और एक बात, NCERT की हर एक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है. आपको एक्टिविटीज़ को डीप रीड करना है, समझना है, और उसको हर एक एक्टिविटी का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए. तो आप प्रैक्टिस करोगे डायग्राम्स की भी, और NCERT डीप रीड करोगे. और असाइनमेंट्स जिसने सबमिट नहीं किए हैं वो असाइनमेंट्स आप अभी भी आप कल तक या परसों तक सबमिट कर दीजिए. ठीक है, असाइनमेंट्स आप सबमिट कीजिए.
नेक्स्ट जो मेन बात है, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता है आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट का जो आंसर होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। इज इट?